जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के इस वीकली एक्सप्लेन्ड करंट अफेयर्स के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है, जहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। देखिए, सैटरडे को ज़्यादा रेलेवेंट एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर्स में नहीं रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि सैटरडे को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ऑब्जेक्टिव आर्टिकल्स जो कि एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आते हैं, द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, तो कोशिश रहती है कि वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए जाएं। तो 4 ऐसे आर्टिकल्स जो कि इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जो कि न्यूज़ में बने हुए थे, तो ऐसे 4 टॉपिक्स की डिस्कशन हम करेंगे। एक तो बात करेंगे अमेरिका की एड टू यूक्रेन, फिर हम बात करेंगे आईएनएस मुर्मुगांव के बारे, फिर हम बात करेंगे वादनगर इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, और एक हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे, बाजरा के बारे बात करेंगे। ये 4 टॉपिक्स हैं। बाकी दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, मेंटरशिप प्रोग्राम हो, आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के क्लासेस हो, सोशियोलॉजी के कोर्सेज हो, कोई भी कोर्स, हमारे सारे कोर्सेज पे 10% ऑफ आपको मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। कूपन कोड क्या है? टारगेट 2023। तो एक तरफ से, हमारी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है, जो कि वैलिड रहेगा इस क्रिसमस वीक पे, यानी कि ये वैलिड है 21 दिसंबर से लेके न्यू ईयर्स यानी कि 1 जनवरी 2023 तक। यदि आप इसके बारे और असिस्टेंस चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। चलिए, तो लेटेस्ट यूएस एड, हाउ डज दैट मेक्स यूक्रेन स्ट्रॉन्गर। पूरा साल रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बारे हम पढ़ते रहे, सुनते रहे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनको वेलकम करा गया। यूएस के कांग्रेस के द्वारा उनको वेलकम एड्रेस मिला, व्हाइट हाउस में उनको वेलकम किया गया, और इसके चलते काफ़ी उम्मीदें भी हैं यूक्रेन की अमेरिका से कि अमेरिका यूक्रेन को काफ़ी मिलिट्री एड देगा, काफ़ी ग्रांट देगा, जिसके चलते ये जो लड़ाई है रशिया के साथ वो खत्म भी हो सकती है, काफ़ी जल्दी इस लड़ाई का खात्मा हो सकता है। अब यहां पे $1.85 बिलियन का पैकेज एक्सटेंड करा गया था ज़ेलेंस्की को, कि कैसे ज़ेलेंस्की के जो ट्रूप्स हैं वो कैसे रशियन एयर स्ट्राइक से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज को, मिलिट्री एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं, और भी तरह के अन्य प्रकार के जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं यूक्रेन की आर्मी के द्वारा जो कंडक्ट करे जा रहे हैं, कैसे उनको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और कैसे रशियन ट्रूप्स को थोड़ा पुश बैक दिया जा सकता है, बिकॉज अब 10 महीने होने को आ गए हैं इस पूरी लड़ाई को, पूरा सारी लड़ाई चलते आई है। तो ये बहुत महंगी कमिटमेंट है जो बाइडेन के द्वारा। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी, वैसे आपको याद होगा, जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी डिक्लाइन में थी आज से 2-3 महीने पहले। मिड टर्म इलेक्शंस में हालांकि डेमोक्रेट्स का जो रिजल्ट था काफ़ी अच्छा रहा था, हालांकि उम्मीद थी कि मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन जीतेंगे, लेकिन समहाउ जो बाइडेन अभी भी थोड़ा सा अपने, अगर मैं बात करूं सीनेट मेंबर्स की, यहाँ पे मेजॉरिटी ले पाए हैं, यहाँ पे उनका कंसेंसस बना पाए हैं कि एज फार एज द हेल्प टू यूक्रेन इज कंसर्न। नाउ अब इनकी अगर एक कमिटमेंट की बात करें, जो बहुत बड़ी कमिटमेंट जो बाइडेन के द्वारा थी, वो थी पेट्रियट मिसाइल बैटरी के बारे, ठीक है। और साथ के साथ जो बाइडेन ने यह भी कहा है, कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार करा है कि बजट पास करेंगे $45 बिलियन का इन मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर यूक्रेन। नाउ अब पेट्रियट मिसाइल बैटरी की बात करें, नाउ दे हैव बीन सो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे हैव बीन अ हॉट टिकट आइटम फॉर यूएस, और जो यूएस के जो दोस्त हैं, ठीक है, खास करके इसको पेट्रियट मिसाइल्स को यूज किया जाता है स्पेशली इन दोस रीजन्स अगेंस्ट द इनकमिंग मिसाइल्स। तो यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इंडो पैसिफिक में अपने आप को गार्ड करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो कि यूएस के दोस्त हैं, अपने आप को गार्ड करने के लिए अगेंस्ट द पोटेंशियल इनकमिंग स्ट्राइक्स पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, राइट। सो काफी महीनों से यूक्रेन के लीडर्स की, ज़ेलेंस्की की रिक्वायरमेंट थी, काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे जो बाइडेन को कि उनको भी, यूक्रेन को भी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया जाए। अब ये दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये मिसाइल सिस्टम देने से? इस बात को व्लादिमीर पुतिन तो अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है व्लादिमीर पुतिन बोले कि भाई आप, यूएस अगर डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है तो हम भी रिटेलिएट बैक करेंगे, ठीक है। अब रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियरली, कैटेगोरिकली स्टेटमेंट निकाली थी दैट डिलीवरिंग पेट्रियट्स टू यूक्रेन, दिस वुड बी अनदर प्रोवोकेटिव मूव बाय अमेरिका एंड दिस कैन ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट अ रिस्पांस फ्रॉम रशिया। अब एक और चैलेंजिंग बात यहां पे ये कि अमेरिकन ट्रूप जो है उनको ट्रेन करना पड़ेगा यूक्रेनियन फोर्सेस को कि कैसे इस पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहेगा। तो थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस MM-104 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम के बारे। ये सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और दिस द प्राइमरी ऑफ इट्स काइंड इज यूज्ड नॉट ओनली बाय अमेरिका बट मोस्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका एज वेल। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रेथियन के द्वारा, और इसका जो नाम है वो डिराइव होता है फ्रॉम द रेडार कंपोनेंट ऑफ द वेपन सिस्टम ऑफ द पेट्रियट मिसाइल। ये आपके सामने पेट्रियट मिसाइल है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्या? नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। पेट्रियट का जो करंट इंटरसेप्टर मिसाइल कॉस्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $4 to $5 मिलियन पर राउंड, एंड जो लॉन्चर्स हैं वो कॉस्ट करते हैं लगभग $10 से $15 मिलियन के लिए।
अब जो ईच पेट्रियट बैटरी है, दे कैन हैव अप टू 8 लॉन्चर्स फायरिंग 4 मिसाइल्स ईच। तो इतने प्राइस पे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इतना ऑप्टिमल नहीं है, इतना वाइज नहीं है कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं टू शूट डाउन द इनकमिंग मिसाइल, जो कि रशिया की तरफ से जो मिसाइल्स आ रही हैं वो कौन से हैं, वो चीपर इरानियन ड्रोन्स हैं। तो इतना कॉस्ट इफेक्टिव मूव नहीं है, हालांकि चलो अमेरिका ये तोहफा दे रहे हैं यूक्रेन को, बट यहां पे आर्टिकल में ये बात कही गई कि इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा देना। फिर अंत में बात करेंगे जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट्स के बारे, JDAMs की बात करेंगे, जो पहली बार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। ये बेसिकली क्या है, 500 से 2000 पाउंड का इनका वजन होता है। स्मार्ट बम्स इनको कहते हैं, यानी कि बम्स होते हैं जिनको थोड़ा कैलिब्रेट किया जाता है, स्मार्ट बम बनाया जाता है। मेन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आपके समझने के लिए है, वो ये है कि इसको जो कैलिब्रेट करके इसको जो स्मार्ट बम बनाया जाता है, इसके चलते जो ट्रूप्स हैं दे कैन गाइड द बॉम्ब टू अ टारगेट रादर देन थ्रोइंग फ्रॉम अ फाइटर जेट्स ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इससे ये जो JDAMs है इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा यूक्रेन की एयरफोर्स को, और इसके चलते काफी इनहैंस प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी यूक्रेन के एयरफोर्स को मिलेगी अगेंस्ट द रशियंस इन्वेडिंग फोर्सेस। अगला आर्टिकल यहाँ पे INS मोर्मुगाओ और उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ी बात है आत्मनिर्भरता की, जहां पे हम बात करते हैं इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। इन अ बूस्ट टू इंडियाज मैरिटाइम कैपेबिलिटीज, INS मोर्मुगाओ हैज ऑफिशियली जॉइंड द इंडियन नेवी फ्लीट। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है हमारे इंडिजिनस मिलिट्री एक्सपेक्टेशन के लिए। वॉरशिप यार्ड 12705 इसको नेम करा गया है आफ्टर द गोवन पोर्ट सिटी ऑफ मुर्मुगांव। ये सेकंड ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि बनाए गए हैं अंडर द इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 15B और P15B। ये जो डिस्ट्रॉयर है इसमें मल्टी डायमेंशनल कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें आपके सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स भी आते हैं, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स भी आते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी यहाँ पे होंगे, बराक मिसाइल्स भी होंगे, और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी बहुत बेहतरीन होगी, और मॉडर्न सर्वेलेंस रेडार भी होगा। अब प्रोजेक्ट 15B की अगर हम पहले तो प्रोजेक्ट 15 से हम शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट 15 को लॉन्च करा गया था 90s में, अर्ली 90s में, ठीक है, ताकि और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को हम ऐड कर सकते हैं इनटू द इन्वेंटरी ऑफ द इंडियन नेवी। इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट 15 को नेम करा जाता है दिल्ली क्लास। इसके बाद इसका फॉलो ऑन होता है प्रोजेक्ट 15A, यानी कि उसको हम कोलकाता क्लास भी कहते हैं। इसका फोकस क्या था, और एडवांस टेक्नोलॉजी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में लेके आना। फिर इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 15B यानी कि विशाखापट्टनम क्लास। ये एक फॉलो ऑन है टू प्रोजेक्ट 15A, और ज्यादा वेपन इंटेंसिव प्रोजेक्ट है टू 15A। अब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया था 15B को, विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया था जनवरी 2011 में, ताकि और एडवांस डिजाइन कंसेप्ट जो है हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में इनकॉर्पोरेट कर सके, और एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में लेके आ सके। ये बहुत घातक वॉरशिप माना जाता है जो अब तक बनाया गया है। अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसकी लेंथ 163 मीटर्स है, 17 मीटर्स वाइड है, और लगभग 7400 टन का जो वजन है ये डिस्प्लेस करता है जब फुली लोडेड, और ये जो वाहन है दिस कैन अकोमोडेट अ क्रू ऑफ अबाउट 300 पर्सोनल। अब जहां पे हम बात करते हैं सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल की, तो INS मोर्मुगांव की जो फायर पावर कैपेसिटी है, सो दिस कंप्राइजेस ब्रह्मोस मिसाइल, बराक सर्फेस टू एयर मिसाइल, राइट, और ये शिप में आर्म करा गया है RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, और साथ के साथ इट इज ऑल्सो इक्विप्ड टू कैरी एंड ऑपरेट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें बहुत बेहतरीन स्टेल्थ फीचर्स भी हैं, तो ये इसमें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। ये बूस्ट है आत्मनिर्भरता के लिए, क्यों है, बिकॉज इसमें जो इसको जो बनाया गया इस वॉरशिप को 75% कंटेंट जो है वो इंडिजिनसली भारत से ही प्रोक्योर करा गया है। तो बहुत बड़ी बात है हमारी सेल्फ रिलायंस की कोशिशों के चलते। बहुत क्रूशियल है हमारा जो इंडियन नेवी का जो 15 साल का इंडिजनाइजेशन प्लान है, INIP 2015 to 2030, जिसको 2014 में इंप्लीमेंट करा गया था, और इसका एम क्या था कि कैसे हम इंडिजिनस डेवलपमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेज की, इक्विपमेंट की, और कैसे हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में, नेवल टेक्नोलॉजी में। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, देखिए चाइना का फुटप्रिंट इंडियन ओशन में काफी बढ़ रहा है, और हमारे भी इंटरेस्ट काफी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है इंडियन ओशन रीजन में। तो चाइना का जहां पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये डेफिनेटली ये वॉरशिप होने के चलते हमारा जो फोकस है और बढ़ेगा, हमारी मैरिटाइम कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथन हो रही है। तो एडिशन जो है इस इतने ज्यादा एडवांस्ड वॉरशिप का हमारे नेवल इन्वेंट्री में, ये हमको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है, और हमारा फुटप्रिंट और हमारी कंपैक्ट कैपेबिलिटीज भी इंडियन ओशन में और आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। देन दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ गुजरात वाडनगर के बारे, जिसको इंक्लूड करा गया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो 2 साइट्स गुजरात की जो है, एक तो वाडनगर है,
और एक सन टेम्पल है मोढेरा का, जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है नॉर्दर्न गुजरात में, इसको इस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया है। वाडनगर इज सिटी नोन बाय नेम्स लाइक वृद्धनगर, अनंतापुर, अनंतापुर। एंशिएंट टाइम्स में गुजरात का कैपिटल भी था वाडनगर, इसको अनंतापुर के नाम से कहा जाता था। और इनफैक्ट काफी सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो थे वो 2006 में शुरू करे गए थे, जब अभी के जो प्रधानमंत्री उस वक्त जब वहां पे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उस वक्त हाईलाइट करा गया था, काफी टाइम से इसको हाईलाइट करा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म वाडनगर को माना जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लोकेशन जिसमें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, उसमें डेफिनेटली कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो कि इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल है, जो कि प्रेरित कर सकती है आने वाली जनरेशन को, ठीक है। और उसके अलावा हाउ इज द प्लेस डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, ऑपरेशनल गाइडलाइन जो होती है, जो टेंटेटिव लिस्ट होती है इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो किसी देश को लगता है कि भाई सर्टन कोई प्रॉपर्टी है, सर्टन कोई सिटी है, सर्टन कोई साइट है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इस टेंटेटिव लिस्ट में होना चाहिए, तो वो कोई भी कंट्री आके प्रपोजल रख सकते हैं। उसके बाद यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में डालने के बाद मौका देते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री को कि भाई वो प्रिपेयर करें नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट, जो कि कंसिडर किए जाएंगे बाद में जो कि कंसिडर किए जाएंगे बाद में बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। उन डॉक्यूमेंट्स को यूनेस्को की कमेटी इवैल्यूएट करती है, इंस्पेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। अब एक एंशिएंट लिविंग सिटी वाडनगर को माना जाता है। यहां पे ये जो टाउन है रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूसली इवॉल्विंग हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप एरिया विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम ट्रेड नेटवर्क की बात करें अपनी, अगर हम पुरानी एंशिएंट टाइम्स की अगर हम बात करें, ठीक है। अब यहां पे अनलाइक दी अदर, अगर हम हड़प्पा की बात करें, कालीबंगन की बात करें, अनलाइक दी अदर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स जो कि अबैंडन पाई गई थी, इसको काफी प्रिजर्व करा गया है, काफी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करा गया है और बहुत इसकी सिग्निफिकेंस भी है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब यहाँ पे स्टूपास भी पाए जाते हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म का भी देखने को मिलता है, बहुत एक्सटेंसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे पाया गया है, ठीक है। यहाँ के टेम्पल्स की बात करें, वेल्स की बात करें, इसके टाउन के फोर्टिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं, तो एंशिएंट लिविंग सिटी कहा गया है। अनलाइक दी अदर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, ये अबैंडन्ड स्टेट में नहीं पाई गई है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करें तो ये दिस प्लेस लाइड एट द जंक्शन ऑफ टू मेजर एंशिएंट ट्रेड रूट्स। एक तो जो कि ज्वाइन करता था सेंट्रल इंडिया को विद द सिंध एंड देन फर्दर द नॉर्थ वेस्ट रीजन, और दूसरा जो रूट था कनेक्टेड द पोर्ट टाउन्स ऑन गुजरात कोस्ट टू द नॉर्दर्न इंडिया। एविडेंस यहां पे ये भी पाया गया कि मालदीव्स के साथ भी ट्रेड होता था यहां पे, और यहां पे गोल्ड कॉइन पाया गया है विच इज बिलीव टू बी फ्रॉम द ममलूक डायनेस्टी ऑफ मिस्र ऑफ इजिप्ट विच इज डेटिंग बैक टू द 15th सेंचुरी। ये भी यहां पे गोल्ड कॉइन पाया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वाडनगर नोन एज अनंतापुर, ये एंशिएंट टाइम्स का पहला कैपिटल था गुजरात का, ठीक है। यहां पे आप मैप में देख सकते हैं, दिस इज योर वाडनगर। अब यहां पे सेंटर ऑफ बुद्धिज्म की बात आती है, तो यहां पे मोदी जी ने यह भी कहा था कि वाडनगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, और इस रीजन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है बुद्धिज्म को फ्लरिश करने के लिए। ये बात मोदी जी ने जी जिनपिंग की विजिट जो कि 2014 में भारत में थी, तब ये बात कही थी। चाइनीज जो ट्रैवलर थे ह्यूनसांग, उनके रिटन रिकॉर्ड्स में भी इस सिटी के बारे, वाडनगर के बारे यहां पे रिकॉर्ड पाया गया है, जिनको वो अनंतपुर अपने राइटिंग्स में मेंशन करते हैं, और वो कहते हैं कि वाडनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। लास्ट टॉपिक आज का, व्हाट आर मिलेट्स द ग्रेन्स ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीज लंच मेन्यू। तो आपको यह बात पता हो कि 2023 जो है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। ये प्रपोजल भारत ने 2019 में दिया था। अब इसके बारे अवेयरनेस रेज करने के लिए, मिलेट्स को हम बाजरा भी कहते हैं, बाजरे की रोटी कहते हैं, तो ऐसे इमेजेस आ रही थी। अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बाकी सारे पॉलिटिशियंस के साथ कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस वो लंच कर रहे थे, बाजरे की रोटी का लंच कर रहे थे। ये एक बेसिकली सिंबॉलिक गेस्चर है जहां पे मिलेट्स की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया जा सकता है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, मिलेट्स जो है वो ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं होते हैं। कई नामों से इनको जाना जाता है। अब इनको सोरगम यानी कि ज्वार भी कहा जाता है, बाजरा भी कहा जाता है, ठीक है, कंगनी कहा जाता है यानी कि इटालियन मिलेट की हम बात करें, रागी कहा जाता है, चीना कहा जाता है, कई सारे नामों से इसको मिलेट्स को बुलाया जाता है। मिलेट्स, अगर हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एविडेंस ये कहता है कि मिलेट्स वर अमंग द फर्स्ट क्रॉप्स जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था। ये एविडेंस हमारे सामने है कि मिलेट्स को लोग अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें कि मिलेट्स को वो कंज्यूम करते थे। भारत के अलावा काफी सारे अफ्रीकन देश हैं, चाइना है, जापान है, जहां पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की इंडिजिनस वैरायटीज ऑफ मिलेट ग्रो की जाती हैं। तो मिलेट्स अब आज के टाइम पे 130 से ज्यादा देशों में ग्रो करा जाता है, और ये ट्रेडिशनल फूड है फॉर मोर देन 500 million पीपल लिविंग इन एशियन अफ्रीका।
ठीक है, खास करके जिनको डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उनको कहा जाता है कि आप बाजरे की रोटी खाओ, तो काफी हेल्दी भी होता है। मेजर प्रोड्यूसर्स जो है ज्वार के वो कौन है? अमेरिका है, चाइना है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, बहुत सारे अफ्रीकन देश भी आ जाते हैं। भारत में मिलेट ज्यादातर कहां कंज्यूम किया जाता है? आपके सामने मैप भी है। भारत में जो कंजम्पशन है, गुजरात में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहां पे ग्रो भी बहुत किया जाता है, कंज्यूम भी बहुत किया जाता है। अब मिलेट्स अच्छे क्यों हैं? देखिए, अभी 2019 की स्टडी ये बताती है कि जहां तक हम चावल की बात करें, व्हीट की बात करें, वो वाटर बहुत कंज्यूम करते हैं। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे रखा गया है कि व्हीट और राइस का लोएस्ट ग्रीन वाटर फुटप्रिंट है, लेकिन हाईएस्ट ब्लू वाटर फुटप्रिंट है। अब ग्रीन वाटर फुटप्रिंट क्या है कि यानी कि वो पानी जो कि बारिश से आता है, तो बारिश का पानी जो कि खेती बाड़ी में यूज हो, ठीक है, वो फिर भी ठीक है। ब्लू वाटर क्या होता है? यानी कि आपको इरिगेशन करने के लिए ट्यूबवेल खोदने पड़ते हैं, ठीक है, आपको ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट करना पड़ता है। तो जो ब्लू वाटर लेवल है व्हीट का, राइस का, बहुत ज्यादा हाई है, ग्रीन वाटर लेवल बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड मिलेट्स, उनको सिर्फ बारिश चाहिए, रेन फेड क्रॉप है, वो ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेट्स को रिक्वायर्ड नहीं है। तो 2023 को डिक्लेयर करा गया है ईयर ऑफ मिलेट्स। मार्च 3, 2021 को यूएनजीए ने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था और कहा था कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करेंगे। ये प्रपोजल भारत ने मूव करा था, जिसको सपोर्ट 70 से ज्यादा और देशों ने करा था। अब कोशिश करी जा रही है कि कैसे अवेयरनेस और स्प्रेड की जा सकती है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जरिए, ताकि लोगों को बेनिफिट्स बता सके मिलेट्स कंज्यूम करने के लिए और मिलेट्स ग्रो करने के एडवांटेजेस क्या है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ वो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। चलिए, सो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही रहेगा। आज कोई क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है। बाकी आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है, रोज एक क्वेश्चन हम देते हैं बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, जहां पे हम शाम को 6 बजे अगले दिन बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर शेयर करते हैं आपके साथ। तो आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप का आप इसका मेंबर बन सकते हैं और यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू भी आपको फीचर देखने को मिलेगा। चलिए, सो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस। थैंक यू।